जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस मंच परमार्थी क्लासेज पे। साथियों, इतिहास की श्रृंखला शुरू कर रखी थी और इतिहास की श्रृंखला के अंदर हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट करवा दिया था। और आज हम इस लेक्चर में शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे, मैं एक बार संक्षिप्त में उसका विवरण बता देता हूँ। उसके बाद हम एक एक बिंदु को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो श्रृंखला है ये आपको यूपीएससी, पीटी और स्टेट पीसीएस के जैसे आरएस हो, आरएस के एग्ज़ाम हो, स्टेट में जैसे आरएस के राजस्थान पुलिस एसआई की एग्ज़ाम हो, पटवारी की एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम के अंदर इतिहास शामिल है उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस प्रकार के इसके अंदर तथ्य शामिल किए गए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मेंस के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि मेंस के दृष्टिकोण को मैं फिर बाद में कवर करवाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो अभी हम पीटी के दृष्टिकोण से ये श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, तो आप इसको देखना, डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलेगा इससे। तो अब देखो, हम इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से बिंदु को शामिल करते हुए और किस प्रकार से चर्चा करेंगे वो बताता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर सबसे पहले हम भारत में यूरोपियों का आगमन होता है उसकी चर्चा करेंगे। भारत में कौन कौन से, यूरोप से कौन कौन से लोग आए थे, जैसे डच आए थे, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से आए थे, अंग्रेज आए थे, और उसके बाद में डेनिस आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे। ये जो इनकी श्रृंखला क्या रही थी, किस प्रकार से आए थे, कब कौन आया था, फिर कहाँ कहाँ पे आके इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, कैसे कैसे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, इन सब चीज़ों का यहाँ हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बहुत रोचक तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है फिर लास्ट में अंततः ब्रिटिश साम्राज्य ही यहाँ ज़्यादा फैलता है, बाकी अन्य कंपनियाँ तो सिमट जाती हैं। उसके बाद ब्रिटिश काल की विभिन्न नीतियाँ क्या थी, वो नीतियों की चर्चा करेंगे। फिर 1857 की जो क्रांति होती है, उस टाइम पे और भी कोई विद्रोह हुए थे, बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जो अन्य विद्रोह हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ चर्चा करेंगे ब्रिटिश काल के प्रमुख गवर्नर जनरल कौन कौन से थे, गवर्नर कौन थे, और गवर्नर जनरल, मुख्यतः गवर्नर जनरल की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वही एग्जाम में गवर्नरों की ज़्यादा चर्चा होती नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनकी बात करेंगे, और विविध। उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो कुछ भी बच जाएगा, महत्वपूर्ण दृष्टि, एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा कर लेंगे। ये श्रृंखला मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि वन डे एग्जाम चाहे कोई भी हो जिसमें हिस्ट्री शामिल है वो, और वो एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी की पीटी है, असिस्टेंट कमांडेंट वाला जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है आपका, उसके बाद में राजस्थान पुलिस एसआई आने वाली है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और कम से कम समय में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अधिकतम तथ्य इसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखने और पढ़ने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। देखो, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यहाँ से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। होता क्या है, देखो, आपको पता है भारत के अंदर मुगल शासन चल रहा था, मुगल शासन चल रहा था, मुगलों का शासन था। और मुगलों का शासन औरंगजेब के बाद में धीरे धीरे पतन के रास्ते की ओर बढ़ जाता है, और मुगलों के साम्राज्य का विखंडन शुरू हो जाता है, और अनेक छोटे छोटे राज्य, भारत के अंदर अनेक छोटे छोटे राज्य जिनका उद्भव होना शुरू हो जाता है। उस श्रृंखला में, उस छोटे छोटे राज्यों के उद्भव की श्रृंखला के अंदर आपको पता है, जैसे बंगाल के अंदर, फिर उसके बाद में दक्षिण के अंदर भी कई राज्य उभरते हैं, बहुत सारे राज्य हैं। मैंने पिछली क्लास के अंदर इनकी चर्चा कर ली है, कौन कौन से राज्य, हैदराबाद है, ये सब इनकी चर्चा हो चुकी थी। तो ये छोटे छोटे राज्य अपना मतलब कि विकास करना शुरू कर देते हैं, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो केंद्रीय शक्ति थी, अब केंद्रीय शक्ति कौन थी, मुगल थी, मुगल पूरे भारत को बांध के बैठे थे। तो ये जो केंद्रीय शक्ति है ये विखंडित हो चुकी है। अब केंद्रीय शक्ति जब विखंडित हो चुकी है तो भारत के अंदर कोई ऐसी शक्ति बचती नहीं है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध के रख सके। मराठे जरूर थे, लेकिन मराठे भी अंततः असफल ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का फायदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन यूरोपियों को मिल गया, और यहाँ यूरोपीय आके अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं।
अब मुगलों के पतन का कारण क्या था ये मैंने आपको पहले बता भी दिया था, और उस पतन के कारणों को मैं यहाँ नहीं शामिल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो पतन के कारण बहुत सारे थे। उसमें राजनीतिक कारण भी आएंगे, सामाजिक कारण भी आएंगे, औरंगजेब की कुछ नीतियाँ भी थी, और भी बहुत सारे कारण, धार्मिक कारण भी थे। इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं। वो कारण पिछली कक्षा के अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब यहाँ हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरुआत करेंगे। आपको ये मान के चलना है कि भारत के अंदर मुगल साम्राज्य चल रहा है। मुगल साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन ये कमज़ोर हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। ठीक है, और मुगल साम्राज्य चल रहा है, कमज़ोर हो चुका है। इसी दौरान अंग्रेज़ों का या फिर यूरोपियों का आगमन शुरू होता है। तो ये कैसे होता है, ये धीरे धीरे आपको आगे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन अब कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तो सबसे पहले तो मैं ये चर्चा कर दूं आपको कि कौन कौन से यूरोपीय हमारे भारत में आते हैं और वो किस क्रम में आते हैं। तो ये क्रम बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आते हैं 1498 के अंदर। उसके बाद में डच आते हैं 1605 के अंदर। उसके बाद अंग्रेज आते हैं 1608 में। फिर डेनिश आते हैं 1620 में, और फिर फ्रांसीसी 1668 में आते हैं। क्रम याद रख लेना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। देखो, पुर्तगाली आए सबसे पहले, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब इस क्रम को एज इट इज़ याद रखना है आपको। ये सन याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, क्रम जरूरी है आपको याद रखना। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, ये तो इनके आगमन का क्रम है, भारत में ये आते हैं इस क्रम के अंदर। उसके बाद में यहाँ भारत में आके ये अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं, व्यापारिक कोठियों की स्थापना करते हैं, और अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, व्यापारिक कंपनी की स्थापना करते हैं। तो इनकी कंपनी की जो स्थापना है उसका क्रम थोड़ा सा अलग है। ये कंपनी की स्थापना का क्रम भी पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कंपनी की स्थापना का जो क्रम है वो सबसे पहले पुर्तगालियों ने एक कंपनी बनाई थी 1498 के अंदर। पुर्तगालियों ने एक कंपनी बनाई 1498 में। उस कंपनी का नाम रखा एस्तादो दे इंडिया। क्या नाम रखा था? एस्तादो दे इंडिया। समझ गए? उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600। किसने? अंग्रेजों ने स्थापना की थी इसकी। तो ये क्रम थोड़ा सा पलट गया। देखो, पुर्तगाली सबसे पहले आए, उन्होंने कंपनी की स्थापना की पहले, लेकिन डचों से पहले अंग्रेज अपनी कंपनी की स्थापना कर लेते हैं 1600 के अंदर, और उसका नाम रखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको ये नाम याद रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद में डचों ने कंपनी की स्थापना की थी, जिसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं 1602 के अंदर। वैसे वेरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी ये भी नाम है उसका, आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम याद रख लेना। उसके बाद में डेनिशों ने एक कंपनी की स्थापना की 1616 के अंदर। इस कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर बाद में फ्रांसीसी बसते हैं, फ्रांसीसियों ने कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का जो नाम था वो कंपनी देश इंदेश आयरतेलस, ये इस कंपनी का नाम है। ऐसे कहो फ्रांसीसी कंपनी 1664 में इसकी स्थापना होती है। समझ गए? इस प्रकार से ये इनका क्रम है, याद रख लेना। बस क्रम जो आगमन का क्रम है वही है, थोड़ा सा अंग्रेज और डच इनको आपस में चेंज कर देना, बाकी वही क्रम है। समझ गए? अब देखो आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि साहब यूरोपीय भारत में क्यों आए, क्या कारण था यूरोपियों का भारत में आने का? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था, वो कारण मैं बताता हूँ आपको। देखो, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का क्या कारण था? तो पहले तो आप ये समझ गए कि यूरोपीय कंपनियों का मतलब क्या है। ये वो कंपनियां हैं जो व्यापार करती हैं। व्यापार का मतलब ये है कि यहाँ से सामान खरीद के लेके जाती थी, भारत से सामान खरीदती थी और अपने देशों के आसपास के देशों में और खुद के देश में बेच देती थी। तो ये व्यापार करने वाली कंपनियां थी। तो ये भारत में क्यों आएंगे साहब? व्यापार करने ही आएंगे। जब व्यापारिक कंपनियां तो व्यापार करने ही आएंगी। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठा होगा कि इससे पहले क्यों नहीं आई, ऐसे ये इसी प्रकार से क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी कारण है, मैं आपको बिल्कुल समझाते हुए चलूँगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। देखो, इनका जो प्रमुख कारण था वो था मसाला व्यापार। मसाले का व्यापार करते थे, क्योंकि भाई भारत के अंदर जो मसाले का उत्पादन होता है वो पूरे देश के पूरे विश्व के अंदर, देश की छोड़ो पूरे विश्व के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। और आपको ये पता है, जो शीत कटिबंध की तरफ जो भी लोग हैं, शीत कटिबंधों की तरफ रहने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी देश शीत कटिबंध में ध्रुवों की तरफ, जैसे यूरोप की कुछ ब्रिटेन वगैरह जो पड़ते हैं, यहाँ ठंड पड़ती है, यहाँ मास चलता है,
मांस का सेवन अधिक किया जाता है। और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों का बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत के मसाले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और स्वादिष्ट के साथ साथ ये इस मांस को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखने में सक्षम है। इसलिए इस मसाले की बहुत ज़्यादा डिमांड थी किस साइड में, यूरोप की साइड में। इसलिए ये क्या करते थे, यहाँ से मसाला खरीदते थे और वहाँ ले जाके बेच देते थे। इनसे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता था। तो ये क्रम तो साहब अचानक कैसे शुरू हुआ, भूख तो अचानक नहीं लगती, बहुत लंबे टाइम से चल रहा होना चाहिए। तो बिल्कुल ये लंबे टाइम से ही चल रहा था, लेकिन अचानक ये बदलाव क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या था वो कारण सुन लो आप। होता क्या है, 1453 के अंदर उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो जाता है कहाँ पे, एशिया माइनर पे और कुस्तुतुनिया के ऊपर। कुस्तुतुनिया और एशिया माइनर पे इस्लामिया सल्तनत का अधिकार हो जाता है और ये मसाला व्यापार अवरुद्ध हो जाता है। समझो इसकी कहानी, जैसे ऐसे मान लो, ये देखो अपना प्यारा सा भारत है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये समझ गए आप, यहाँ भारत है। तो इस साइड में ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये फिर इस साइड में ये यूरोप वाले देश पड़ते हैं, ब्रिटेन वगैरह। तो इनका जो व्यापार होता था वो ऐसे होता था, स्थल मार्ग से व्यापार होता था ऐसे। यहाँ पड़ता है कुस्तुतुनिया। अब इस कुस्तुतुनिया के होते हुए ये व्यापार होता था, ठीक है। अब कुस्तुतुनिया के ऊपर अधिकार हो गया उस्मानिया सल्तनत का। उस्मानिया सल्तनत ने इस व्यापारिक मार्ग को कर दिया अवरुद्ध, बंद कर दिया, अपना अधिकार कर लिया इसके ऊपर, अपने खुद का अधिकार कर लिया इसके ऊपर। और ये मसाला व्यापार हो गया बंद। मसाला व्यापार बंद होने की वजह से अब यहाँ से जो भी व्यापारी जाएगा तो वो यूरोप में तो सप्लाई नहीं कर सकता, यूरोप में तो नहीं जा सकता। इसलिए अब इन यूरोपियों को समस्या आ गई कि व्यापार और कौन से रास्ते से करें। तो एक रास्ते की खोज थी जो कि दूसरे रास्ते से होके भारत के साथ वो जो मसाला उनको जीभ के जो स्वाद लगा हुआ है वो उनको मिल जाए। उस मसाले की खोज के अंदर ये क्या करते हैं, मार्ग की खोज शुरू करते हैं। समझ गए, एक कारण पता चल गया, ये कारण पता चल गया, ठीक है। दूसरा कारण ये था कि यूरोप के अंदर इस टाइम पे आके पुनर्जागरण शुरू हो जाता है, रेनेसां की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण में क्या होता है, पुनर्जागरण का मतलब पुनः जागो, पुनः जागो मतलब कि जागो, तुम्हारा शोषण हो रहा है। मनुष्य को एक कहा जाता है कि जागो तुम्हारा शोषण हो रहा है, और उसके अंदर अलग अलग विचारधाराएं प्रस्फुटित होती हैं, अलग अलग विचारधाराएं जन्म लेना शुरू करती हैं। तो यूरोप के पुनर्जागरण के अंदर मानवतावाद की एक विचारधारा पनपी, फिर वैज्ञानिक आविष्कार शुरू हो गए इस पुनर्जागरण की वजह से, और धार्मिक सुधार की विचारधारा भी प्रफुल्लित और प्रपुष्पित होती है। इसके अंदर जो वैज्ञानिक आविष्कार की श्रृंखला थी, मानव पुनर्जागरण की वजह से जो वैज्ञानिक आविष्कार की श्रृंखला पैदा होती है, जो विचारधारा पैदा होती है, उस विचारधारा ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया आविष्कार करने में। और ये नए नए आविष्कार करने लग गए, किसी देश की खोज करने लग गए, किसी मतलब कि ऐसे संसाधनों की खोज करने लग गए जो मानव के जीवन को अच्छा गुणवत्तापूर्ण जीवन बना सके। तो इस वैज्ञानिक आविष्कार की श्रृंखला ने और ये मसाले व्यापार के अवरुद्ध होने के दोनों मिले जुले कारणों ने नवीन मार्गों की खोज शुरू करवा दी। किससे, यूरोपियों से नवीन मार्गों की खोज शुरू करवा दी। और इन नवीन मार्गों के अंदर समुद्री मार्गों की खोज, क्योंकि स्थल वाला जो भाग था वो तो अवरुद्ध हो चुका था, अब समुद्री मार्ग बचा, समुद्री मार्ग की खोज करवाना शुरू कर दी। अब इसी खोज के सिलसिले में, इसी समुद्री मार्ग की खोज के सिलसिले में कुछ लोग हैं यूरोप से निकले और अलग अलग मार्गों से, समुद्र से होते हुए अलग अलग देशों की खोज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ देशों की खोज करने का मतलब ऐसा नहीं है कोई देश खो रखा था, छुपा हुआ था, उसको बाहर निकालना है, ऐसा नहीं है। खोज करने का मतलब ये था कि उनको ये नहीं पता था कि समुद्र से होते हुए उस देश तक कैसे पहुंचा जाएगा, बस इतना ही है। और ऐसा नहीं है कि उनको ये पता ही नहीं है कि भाई ये देश भी है कि नहीं है कि क्या है, पता था, बस समुद्री मार्ग का नहीं पता था। तो समुद्री मार्ग से उस देश तक पहुंचना था, उसी को बोल दिया कि ये खोज है, ठीक है। तो होता क्या है, ब्राज़ील की खोज किसने की, पुर्तगालियों ने की। ये थोड़े तथ्य हैं, देख लेना। 1492 के अंदर अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, ये स्पेन का निवासी था। 1498 के अंदर भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। मैंने बता दिया भारत कहीं खोया हुआ नहीं था, भारत पहले से बहुत बड़ा समृद्ध देश था। तो ऐसी बात नहीं है, भारत की खोज का मतलब ये है यूरोप से भारत के एक समुद्री मार्ग की खोज मान सकते हो आप, बस कह दिया जाता है भारत की खोज, समझ गए। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की कर्क ने की थी, ब्रिटेन का निवासी था। और न्यूजीलैंड व तस्मानिया की खोज तस्मान ने की थी, ये हॉलैंड का निवासी था, समझ गए। ये थोड़ी से तथ्य हैं, आप देख लेना। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि भाई इन यूरोपियों का भारत में आगमन है वो किस श्रृंखला में। सबसे पहले कौन आते हैं, पुर्तगाल आते हैं, फिर उसके बाद में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों की कंपनी आती है लेकिन डच आते हैं। तो एक क्रम ध्यान रखना है कंपनियों का और
आगमन का क्रम थोड़ा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद में डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद में डेनिश और फ्रांसीसी आते हैं। कंपनी का क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाल है, पुर्तगालियों की कंपनी आती है। पुर्तगालियों के बाद में जो कंपनी है वो अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना होती है। अंग्रेजों के बाद में डचों की होती है, डचों के बाद डेनिश और फ्रांसीसियों की होती है। ठीक है, तो ये क्रम याद है। तो मैंने अभी जो बताया था उस क्रम के अंदर ये यहाँ भारत में आते हैं और भारत के अंदर आके अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसने कहाँ पे केंद्र स्थापित किया, एक बार वो देख लो इस मैप के माध्यम से, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से डेफिनेटली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कैसे, समझो। सबसे पहले आते कौन हैं, मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। 1498 के अंदर पुर्तगाली भारत में आते हैं और भारत में आके ये अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र जो स्थापित करते हैं वो कोचीन में स्थापित करते हैं 1503 के अंदर। 1503 कोचीन पड़ता है केरल में। ये लोकेशन देख सकते हो, लोकेशन बहुत जरूरी है आपको याद रखना। कोचीन के अंदर सबसे पहले अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना करते हैं कौन, पुर्तगाली। उसके बाद में आपको पता है डच आते हैं। डचों ने 1605 के अंदर यहाँ भारत के अंदर प्रस्थान किया था और प्रथम व्यापारिक केंद्र अपना मछलीपट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश में पड़ता है मछलीपट्टनम, वहाँ अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना कर ली थी इन्होंने। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपको पता है अंग्रेज आते हैं और अंग्रेजों ने भी अपना प्रथम केंद्र मछलीपट्टनम को ही बनाया था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अंग्रेजों का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था। ऑप्शन मिल जाएगा, सूरत मिल जाएगा, डेनिस क्या नाम मछलीपट्टनम मिल जाएगा, फिर कोचीन मिल जाएगा, फिर कोडलोर मिल जाएगा, फिर और कोई भी ऑप्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें आपको छाटना है मछलीपट्टनम। ठीक है, तो अंग्रेजों का प्रथम केंद्र मछलीपट्टनम, डचों का प्रथम केंद्र मछलीपट्टनम और पुर्तगालियों का प्रथम केंद्र कोचीन। समझ गए। उसके बाद में डेनिस आते हैं। डेनिसों का जो प्रथम केंद्र है वो त्रावणकोर है। ये त्रावणकोर की लोकेशन देख सकते हो आप तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, बाद में आते हैं फ्रांसीसी और फ्रांसीसियों का जो प्रथम केंद्र है वो सूरत है। ये सूरत पड़ता है गुजरात वाले क्षेत्र में। लोकेशन ध्यान रखना है और केंद्र का नाम याद रखना है, किसका केंद्र कहाँ पे था। एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, एक एक की चर्चा कर लेते हैं, कौन से आते हैं, कैसे यहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उन सब की चर्चा कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और पुर्तगालियों की चर्चा कर लेते हैं। 1498 से 1961 तक पुर्तगाली भारत में रहते हैं। भाई 1498 में भारत में आते हैं, 1961 तक ये भारत में रहते हैं। अब देख लो कितने लंबे टाइम तक भारत में रह के ये भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। समझ गए। आते कहाँ से, यहाँ देखो पुर्तगाल है, पुर्तगाल से यहाँ से ये समुद्र पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप को चक्कर लगाते हुए ये इस साइड से होते हुए यहाँ भारत पहुँच जाते हैं। ये इनके मार्ग की खोज है। यहाँ केप ऑफ हॉर्स पड़ता है, ध्यान रखना है, केप ऑफ हॉर्स बहुत आएगा बार बार एग्जाम में। तो इनका मार्ग देख लो, ये मार्ग है इनका आने का, इस प्रकार से यह भारत पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनकी जानकारी शुरू करते हैं लेनी। अब देखो पुर्तगालियों के बारे में, ये जो तथ्य मैं बता रहा हूँ बस आप तो यही कर लेना, एग्जाम के अंदर बहुत बहुत काम के आएंगे आपको, और कहीं से कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। विशेषकर एसआई के एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम के अंदर तो हिस्ट्री से इससे बाहर कुछ नहीं जाना है, ये मान लो आप। 5 क्वेश्चन आएंगे तो 4 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में देखो पुर्तगालियों की बात करते हैं। 1498 से 1961 तक भारत रहते हैं। सबसे पहले भारत में आते हैं और सबसे बाद में भारत से गए थे। सबसे पहले भारत में आते हैं, सबसे बाद में भारत से गए थे। ठीक है, क्यों आते हैं मैंने पहले ही बता दिया था। यूरोप के अंदर पुनर्जागरण शुरू हो जाता है, मसालों के व्यापार की खोज की इनको ललक थी, मसाला व्यापार करना था। ठीक है, अब यूरोप में पुनर्जागरण शुरू होता है। उस टाइम पे यूरोप क्या नाम, पुर्तगालियों का जो राजा था, कौन था, पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, ये याद रखना पड़ेगा आपको। हेनरी द नेविगेटर इस टाइम पे यहाँ का राजकुमार था, पुर्तगालियों का राजकुमार था। वो थोड़ा सा साइंटिफिक नेचर का था। ये हेनरी द नेविगेटर क्या साइंटिफिक नेचर का था, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का था, वैज्ञानिक खोज करने में इसको मजा आता था। इसने सोचा यार क्यों, स्थल मार्ग अगर अवरुद्ध हो चुका है तो क्या हो गया, हमारे सामने ऑप्शन है समुद्र मार्ग की खोज करेंगे। इसने समुद्र मार्ग की खोज के प्रयास शुरू किए और प्रथम प्रयास किया जिसके अंदर ये 1487 में किया, जिसके अंदर ये बार्थोलोम्यू डियाज को भेजता है और बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप तक आता है और वापस चला जाता है। इसको भारत की खोज करने में सफलता नहीं मिलती है। समझ गए। अब बस आपको याद क्या रखना है, हेनरी द नेविगेटर कौन था, पुर्तगालियों का राजकुमार था साहब। कब, जब ये भारत की खोज शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे था। फिर इसने दूसरा प्रयास किया। दूसरे प्रयास कब करता है, ये 20 मई 1498 में करता है। इसके अंदर ये वास्को डी गामा से कहता है कि वास्को डी गामा तुम जाओ, बोर्थोलियो से तो कुछ नहीं हो पाया, आप जाओ भारत की खोज करके आओ, ये मसाला आता कहाँ से देख के आओ और फिर वहाँ से लेके आओ।
वास्को डी गामा को बेचता है, वास्को डी गामा चलता है वहाँ से और केप ऑफ गुड होप पे यहीं पहुँचता है। ये भी खुद केप ऑफ गुड होप पे आता है। केप ऑफ गुड होप अगर आपको नहीं पता है तो एक बार देख लो, मैं फिर दिखा देता हूँ। ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन, ये केप ऑफ गुड होप है। तो वहाँ से चले थे ये, यहाँ आए, यहाँ से फिर इंडिया जा रहे हैं, तो वो तो बीच में यहाँ से ही लौट गया, ठीक है। उसके बाद में वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा क्या करता है, केप ऑफ गुड होप पे ये भी आता है, और केप ऑफ गुड होप पे क्या आता है, और यहाँ केप ऑफ गुड होप से फिर ये भारत चला जाता है और भारत के कालीकट पहुँचता है, कालीकट बंदरगाह पे पहुँचता है, ठीक है। इसके अंदर देखो इसकी सहायता मिलती है, इसको वास्को डी गामा को सहायता मिलती है। उस सहायता किसकी मिलती है, गुजरात का यात्री था, व्यापारी था, ये भी कौन था, अहमद इब्न मजीदा, ये नाम याद रखना है, अहमद इब्न मजीदा गुजरात का यात्री था। ये केप ऑफ गुड होप पे मिलता है और इस गुजरात के यात्री के साथ में ये कालीकट पहुंच जाता है। उस टाइम पे कालीकट का जो शासक था वो जमोरिन था। कौन था, जमोरिन था। और जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, किसका, वास्को डी गामा का। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था और वास्को डी गामा का स्वागत करके, जमोरिन ने इसका स्वागत करके यहाँ पे कुछ व्यापार करेगा, ये लेके जाएगा मसाला, आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इतने बातें आपको याद रखनी है। आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार कैसे होता है उसकी बात कर लेते हो। अब भाई पुर्तगाली भारत में पहुंचे कैसे, ये मैंने बता दिया, कैसे पहुंचे, वास्को डी गामा आता है, कैसे आता है, कौन उसकी सहायता करता है, कि कहाँ पहुंचता है, कालीकट बंदरगाह पहुंचता है, गुजरात का यात्री उसकी सहायता करने वाला है, ये सब बातें मैंने बता दी हैं। अब यहाँ आना तो शुरू हो जाता है। उसके बाद में वास्को डी गामा 2-3 बार भारत, 3 बार भारत आता है और फिर उसके बाद में वो पुर्तगाली यहाँ पे एक तरह से स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं और अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम चर्चा कर रहे हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ विस्तार कैसे होता है पुर्तगालियों के, इसकी बात कर लेते हैं। देखो इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की थी, एस्तादो दे इंडिया कंपनी की स्थापना कब की थी, 1498 के अंदर। और इस कंपनी से इन्होंने प्रथम जो केंद्र भारत में खोला वो कब खोला था, प्रथम केंद्र कोचिन केरल के अंदर खोलते हैं 1503 के अंदर, और दूसरा जो केंद्र है इनका वो कन्नूर केरल के अंदर 1505 में खोला था। ये दोनों पड़ते हैं मालाबार तट पे। ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, मालाबार तट के ऊपर। मालाबार तट अगर नहीं पता तो ये जैसे भारत की लोकेशन है, तो ये आपका ये जो तट है, ये कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। देखो, और इनका जो प्रथम गवर्नर बन के आया था, इस कंपनी का जो गवर्नर बन के आया, पुर्तगालियों को जो गवर्नर बन के आया था वो कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ एक भी तथ्य ऐसा नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और बहुत कम तथ्य हैं, बहुत कम तथ्यों के साथ मैंने हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश की है। ये तथ्य याद रह जाएंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद में देखो, प्रथम गवर्नर जनरल फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, पुर्तगाल के थे ये। और उस टाइम पे ये देखो, और कौन कौन से तथ्य याद रखने हैं वो शामिल है। पुर्तगाल के अंदर यहाँ का शासक, पुर्तगाल का शासक कौन था इस टाइम पे, जब ये यहाँ भारत में व्यापार शुरू कर रहे हैं, उस टाइम पे पुर्तगाल का शासक कौन था, मैनुअल प्रथम था। मैनुअल प्रथम था। और राजकुमार कौन था, अभी बताया, हेनरी द नेविगेटर। राजकुमार का मतलब समझ रहे हैं आप, राजा का जो बेटा होता है उसको राजकुमार कहते हैं, हेनरी द नेविगेटर था। और तो भारत की स्थिति क्या थी साहब इस टाइम पे, जब पुर्तगाली भारत में आते हैं तो उस टाइम पे भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत चल रहा होता है, और दिल्ली सल्तनत के अंदर सिकंदर लोदी यहाँ का शासक था, लोदी वंश का शासक था। कौन, सिकंदर लोदी। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के अंदर नरसिंह राव द्वितीय का शासन था, और ये सालो वंश से संबंधित था। विजयनगर पे 4 वंशों का राज्य रहता है, मैंने पहले चर्चा कर दी थी। तो ये सालो वंश का राजा कौन, नरसिंह राव द्वितीय विजयनगर का शासक होता है। गुजरात के अंदर मोहम्मद बेगड़ा का शासन था। ये स्थिति भारत की थी, समझ गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे कि भाई जब पुर्तगाली भारत में आए तो उस टाइम पे पुर्तगालियों का शासक कौन था, मैनुअल प्रथम। राजकुमार कौन था, हेनरी द नेविगेटर। भारत में कौन सा शासन चल रहा था, दिल्ली सल्तनत। शासक भी पूछे तो सिकंदर लोदी बता देना। गुजरात में कौन था, मोहम्मद बेगड़ा था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ईजी हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे। आप देखना बहुत आराम से ये मिलेंगे आपको डायरेक्ट। आगे चलते हैं। वास्को डी गामा की मैंने अभी चर्चा की है। वास्को डी गामा जो भारत की खोज करने वाला है, वो आता है, कैसे आता है ये चर्चा की। तो थोड़ी सी और बता देता हूँ उसको कि कैसे कैसे आता है। देखो 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा पहुँचता है। किसकी सहायता से पहुँचता है, अहमद इब्न मजीदी की सहायता से। गुजराती यात्री था अहमद इब्न मजीदी, ये रहा अहमद इब्न मजीदी, इसकी सहायता से पहुँचता है, ठीक है। होता क्या है, इसकी जहाज़ थी, जहाज़ से आया, ऐसे तो आ नहीं सकता समुद्र से। तो इस जहाज़ का जो नाम था वो था साओ ग्रेबियल नाम था। और केप ऑफ गुड होप से होते हुए आता है, ये केप ऑफ गुड होप से होते ही आता है। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। गुजराती यात्री इस अहमद इब्न मजीदा इसकी सहायता करता है। और कालीकट का शासक था जमोरिन इस टाइम पे, और जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। मतलब इसको स्वागत का मतलब ये मानो कि इसका स्वागत किया था कि भाई हाँ आप आओ यहाँ व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वो स्वागत मान लो, ठीक है।
अगर इसको लात मार के भगा देता तो इसकी क्या औकात है कि ये व्यापार करता है यहाँ, ठीक है। तो वही बात है। आगे चलते हैं। अरब व्यापारियों के साथ इनका विरोध चला। काली मिर्च के व्यापार से इसको 60 गुना मुनाफा हुआ। देखो थोड़ी सी कहानी के रूप में बता देता हूँ। वास्को डी गामा आता है भारत में, यहाँ से भारत से अंदर मसाले इकट्ठे करता है और मसाले लेके ये जाता है अपने देश में, वहाँ उनको बेचता है। तो इसको 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना मुनाफा, देख लो कितना मुनाफा होता है। जब ये 60 गुना मुनाफा होता है तो 1502 के अंदर ये दोबारा भारत आता है। 1502 में दोबारा भारत आता है और फिर 1503 में कोचिन के अंदर ये प्रथम फैक्ट्री भी स्थापित कर लेते हैं। कौन? पुर्तगाली अपनी प्रथम फैक्ट्री भी स्थापित कर लेते हैं। अब इसको भेजा किसने था? राजकुमार ने तो भेजा था, तो ये अधीन हो जाएंगे उसी के, ठीक है। उसके बाद में देखो तीसरी बार भारत दोबारा आता है वास्को डी गामा, और तीसरी बार भारत आने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है कोचिन के अंदर। 24 दिसंबर 1524 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो तथ्य हैं ये देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई साहब। अब हम बात कर लेते हैं पुर्तगालियों के गवर्नरों की। पुर्तगालियों के गवर्नर का मतलब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अगर आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। देखो होता क्या था, जब कोई कंपनी, किसी भी यूरोपियों की जो भी कंपनियां थी भारत में आती थी, व्यापार करती थी, अपना यहाँ पे केंद्र वगैरह स्थापित करती थी, तो उस कंपनी के शासन प्रशासन के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति की जाती थी। भाई कंपनी को चलाने वाला भी तो होना चाहिए, उसके ऊपर नियंत्रण करने वाले होने वाला भी तो होना चाहिए। तो एक गवर्नर का नियुक्ति की जाती थी, गवर्नर। अब ये गवर्नर उस कंपनी को देखता था, पूरे उसके व्यापारिक कार्यों को देखता था, ठीक है। तो इस फ्रांसीसियों की कंपनी का गवर्नर अलग था, पुर्तगालियों की कंपनी का अलग था, अंग्रेजों की कंपनियों का अलग होता था। इस प्रकार से इन कंपनियों के गवर्नर होते थे। तो जो हम बात कर रहे हैं अभी पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों की जो कंपनी थी उसका जो गवर्नर था वो कौन कौन थे उनकी बात करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो गवर्नर आते हैं वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं। सबसे पहले गवर्नर कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं। उसके बाद में निनो डी कोना आते हैं, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण गवर्नर होते हैं किसके? पुर्तगालियों के। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा सबसे पहले थे, पूछा जाएगा एग्जाम में, सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उसके बाद में निनो डी कोना, ठीक है। इसकी बात करें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, प्रथम गवर्नर था, 1505 में भारत आया था और नीले जल या शांत जल की नीति चलाई थी इसने। नीले जल या शांत जल, इसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं। इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था, इसका लक्ष्य बड़ा एक तरह से ये चतुर बंदा था, ये मान लो आप। इसने एक पॉलिसी चलाई ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके अंदर ये था कि ये इनका लक्ष्य था कि भाई पूरे समुद्र व्यापार के ऊपर हम पुर्तगाली अपना आधिपत्य स्थापित कर ले। ये चाहते थे कि जैसे अभी देखो मैंने अभी ये बताया, जैसे ये भारत है तो यहाँ इधर से ऐसे तो है ये मार्ग, एक बार दोबारा बना के देता हूँ। भारत में ऐसे तो मार्ग है ही, यहाँ ये आपको पता है, ये मेरे को बना नहीं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप पड़ता, अफ्रीका महाद्वीप के उपकूल से होते हुए इस साइड से तारे, और तो कोई रास्ता था नहीं, स्वेज नहर वगैरह पहले थी नहीं, तो स्वेज नहर इधर पड़ती है, बता देंगे बाद में। तो ये रास्ता ही था इनके। तो इनका ये था कि भाई समुद्री मार्ग के ऊपर, पूरे समुद्री मार्ग के ऊपर हम अपना अधिकार स्थापित कर लें। अगर हम अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे तो भारत से फिर कोई और मसाला लेके जा ही नहीं पाएगा, तो पूरे यूरोप में हम मसाला सप्लाई करेंगे, और हम करेंगे तो फिर हमारे को लाभ होगा। इसकी ये नीति थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर ये क्या करते थे कि पूरे समुद्र के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करते थे, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, समझ गए। उसके बाद में आगे चलते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि शांत जल की नीति किसने चलाई थी? शांत जल की नीति, ऐसे ध्यान रखना है इनको। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है, दूसरा गवर्नर जनरल बन के आता है। भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको। अब देखो इससे पहले पुर्तगालियों की भारत के अंदर स्थापना, मतलब आ तो गए थे, व्यापार करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन एक जड़ें नहीं जमी थी, और ये जड़ें जमाने वाला कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क है। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साहब? क्योंकि इसने होर्मुज 1515 के अंदर होर्मुज पे अधिकार कर लिया था, फिर मलक्का पे कर लिया 1511 में, और गोवा जीत लिया। गोवा जीता नहीं, एक तरह से वहाँ के शासक से, बीजापुर का शासक था यूसुफ शाह, उससे ले लिया था, ठीक है। तो ये यहाँ अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए जगह भी स्थापित कर रहा है ना, तो इसको इसलिए वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसने क्या, कोचीन को केंद्र बना लिया अपना। कोचीन को इसने अपना, कोचीन देखो मैं यहाँ है, ये ऐसे भारत है, दक्षिण भारत है, और यहाँ कोचीन पड़ता है लगभग, ठीक है। कोचीन को इसने केंद्र बना लिया। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई इसने ये कहा इन पुर्तगालियों को कि आप भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करो। तो ये जो नीति थी इसकी खराब भी थी वैसे, तो भारतीय महिलाओं के साथ इसने विवाह की नीति बनाई, और सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास भी किया इसने। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। उसके बाद में निनो डी कोना की बात करते हैं। ये गोवा को राजधानी बनाता है। देखो कोचीन इसका केंद्र है,
कोचिन से फिर गोवा चली गई राजधानी, नीनो डी कुना आता है तो ये गोवा को अपनी राजधानी बना लेता है, राजधानी को अपना मुख्यालय बना लेता है। हुगली व सेंट थॉमस में बस्तियां स्थापित कर लेता है। अब ये देखो, हुगली व सेंट थॉमस, हुगली नदी का तट था वो पता है आपको। हुगली और सेंट थॉमस में बस्तियां स्थापित करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉलोनियाँ बना दी इसने, जैसे ये पूरी एक कॉलोनी बना दी, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वार्टर बना दिए, और यहाँ कौन रह रहे हैं, हम पुर्तगाली रह रहे हैं, पुर्तगाली, ठीक है। तो पुर्तगालियों की ये कॉलोनियाँ बना दी, अब पुर्तगाली यहाँ रहने लग गए, ठीक है। उसके बाद में बसीन और दीव पर अधिकार कर लिया इसने, और बहादुर शाह गुजरात शासक की मृत्यु इसी के टाइम होती है। कैसे होती है, इसके साथ विवाद हो जाता है और उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है, इस प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कोई काम की चीज़ नहीं है आपको, ठीक है। ये जो तथ्य बताए हैं ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो पुर्तगालियों का भारत को क्या योगदान रहा, पुर्तगालियों के आने से भारत को क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो हम एक बार लाभ की बात कर लेते हैं भाई। क्या नुकसान तो बहुत कुछ हुआ था, वो देखेंगे आगे धीरे धीरे, लेकिन लाभ भी हुआ होगा कुछ, उसकी बात करते हैं। पुर्तगालियों के आने से प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है और वो गोवा में होती है। कहाँ होती है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ होती है, गोवा में। किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है। अंग्रेज ऑप्शन में आ जाए तो मत कर देना, वहाँ पे 1/3 हो जाएगा नहीं तो। अब देखो फसल लेके आए थे ये पुर्तगाली भारत में कुछ। अब कौन कौन सी फसल लेके आए थे, बहुत बार पूछा है ये भी। तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कौवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो, आम, ये सब, ये जो जितने भी फसलें हैं ये पुर्तगालियों की देन है भारत में। नहीं तो हम टमाटर कहाँ से खाते, आ जाता वैसे तो, इनकी तो क्या है ये, नहीं तो और कोई कहीं से आता, लेकिन सबसे पहले भारत में ये लेके आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जहाज निर्माण की कला सीखी इनसे, क्योंकि जहाज निर्माण की कला भी लेके आए भाई, समुद्र मार्ग को पार करने के लिए तो जहाज चाहिए, तो जहाज निर्माण की कला भी इनसे सीखी थी भारतीयों ने। उसके बाद में ईसाई धर्म का यहाँ प्रचार भी करते हैं ये, ईसाई धर्म भी आता है भारत के अंदर यहाँ से, इन पुर्तगालियों की वजह से भारत में ईसाई धर्म आता है, और ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश भी करते हैं। इसके लिए इन्होंने ईसाई धर्म के लिए प्रथम चर्च की स्थापना भी की थी 1510 के अंदर, और ये प्रथम चर्च कौन सा था, सेंट थॉमस, सेंट थॉमस नाम का चर्च है, सेंट थॉमस केरल में है, सेंट थॉमस, ये आप पिक्चर देख सकते हो उसकी, सेंट थॉमस चर्च की स्थापना करते हैं। और इस चर्च की विशेषता क्या है कि ये गोथिक स्थापत्य कला का उदाहरण है, गोथिक कला के अंदर बना हुआ है। और गोथिक स्थापत्य कला कैसी होती है, देखो इसमें इस प्रकार से ऐसे ऊपर की तरफ त्रिभुज टाइप का बनाया जाता है, ये देख लो आप, ये स्थापत्य इस प्रकार की जो डिजाइन है वो गोथिक स्थापत्य कला का उदाहरण होता है, ठीक है। उसके बाद में ईसाई धर्म का जो प्रथम पादरी था वो कौन था, फ्रांसिस्को जोविनियर, फ्रांसिस्को जोविनियर ईसाई धर्म का प्रथम पादरी था। आगे चलें थोड़ा सा। अब साहब इन पुर्तगालियों का पतन भी हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं फैल पाए ये। अब क्यों पतन हो जाता है, कारण क्या थे वो देख लेते हैं। क्योंकि इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ये धार्मिक असहिष्णु थे, धर्म के प्रति ये बहुत ज़्यादा असहिष्णु थे, दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते थे। यूरोपीय कंपनियों के साथ इनके संघर्ष भी चल रहे थे, क्योंकि और भी यूरोपीय कंपनियां थी, जैसे पुर्तगालियों के साथ साथ में यहाँ अंग्रेज भी थे, डच भी थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे, तो अंग्रेजों से तो इनका बहुत तगड़ा युद्ध होता था। तो इन यूरोपीय कंपनियों के साथ इनकी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ने भी इनको कमजोर कर दिया। फिर इन्होंने एक कार्टिज आर्मिडा काफिला और समुद्र लूट की नीति अपनाई थी। अब ये देखो, कार्टिज आर्मिडा काफिला व समुद्र लूट की नीति, इसमें क्या होता था इसको समझो, पूछेंगे एग्जाम में, कार्टिज आर्मिडा काफिला किसने चलाया था और क्या था इसके अंदर, होता क्या था इसमें, ये देख लो। चलाने वाले तो पुर्तगाल है, पता चल गया आपको। क्या होता था इसमें, ये होता था कि ये कोई भी अगर मान लो भारत से कोई भी व्यापार कर रहा है, यहाँ से कोई भी मसाला या कोई व्यापार कर रहा है, यूरोप में लेके जा रहा है, तो समुद्र मार्ग में जा रहे हैं, तो ये समुद्र मार्ग में लुटेरे रखते थे अपने खुद के, ये लुटेरे इस जहाज को यहीं बीच में लूट लेते थे। अब बीच में लूट लेते थे तो यहाँ से कोई व्यापार करेगा क्या, नहीं करेगा। अब कोई व्यापार अगर करना है किसी को तो उसको एक पास देते थे, ये एक पास बना के दे दिया। अब उस पास के लेते थे पैसे, उस पास के पैसे लेते थे, पैसे में पास दे दिया। अगर वो जहाज वाले इनको ये पास दिखा देता तो ये नहीं लूटते थे, जहाज वाला अगर ये पास दिखाता तो नहीं लूटते, उसको जाने देते। तो बात तो वही हो गई ना, इनका अधिकार हो गया, वो ब्लू वाटर वाली पॉलिसी उसी के तहत ये उसका ही विस्तार है, ठीक है। तो ये कार्टिज आर्मिडा काफिला और समुद्र लूट की नीति थी इनकी। अब कुछ तथ्य हैं, वो तथ्य देख लो। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का जो गवर्नर था वो कौन था, बोस्सा था। ये पुर्तगालियों का गवर्नर था, कौन था, बोस्सा था, जब हमें आज़ादी मिल रही थी भारत को, उस टाइम की बात है। और अंतिम गवर्नर जनरल इस पुर्तगालियों का जो अंतिम गवर्नर जनरल था 1961 के अंदर था, उसका जो नाम था वो कौन था, मैनुअल एंटोनियो था। क्या नाम था, मैनुअल एंटोनियो था। और मैनुअल एंटोनियो के टाइम पे भारत ने एक चलाया था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय नाम का एक अभियान चलाया। ऑपरेशन विजय के तहत इनको लात मारी और भगा दिया, ठीक है। कहाँ से, भारत से इनको भगा दिया।
अब देखो भारत से इनको भगा दिया ऑपरेशन विजय की। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑपरेशन विजय गोवा गोवा पे अधिकार करने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है। पुर्तगालियों के भारत से बाहर करने के लिए क्या चलाया गया? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो अभी जैसे पाकिस्तान के लिए भी चलाया था मैंने इस प्रकार से, ये ध्यान रखना ऑपरेशन विजय। आगे चलते हैं, देखो पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन द्वीप पर भारत का अधिकार हो गया और इसमें भारत में इसका विलय कर लिया गया, क्योंकि इससे पहले पुर्तगाली बस्ती ये गोवा के ऊपर और दमन द्वीप के ऊपर इन पुर्तगालियों का अधिकार और खत्म, पुर्तगाली थे, हम आज़ाद हो गए थे। उसके बाद में 1961 तक पुर्तगालियों का ही अधिकार था गोवा के ऊपर, और दमन द्वीप के ऊपर भी पुर्तगालियों का अधिकार था आज़ादी के बाद में 1961 तक। लेकिन इन्होंने बहुत सारी गलत काम करना शुरू कर दिया यहाँ की जनता के प्रति, मतलब कि ऐसे हो गए थे, जनता का प्रताड़ना करते थे। और भारत यहाँ की जो जनता थी, गोवा की और दमन द्वीप की जो जनता थी, ये भारत के अंदर विलय चाहती थी, अपना भारत के साथ होना चाहती थी। और इसको बहुत सारे वो अलग कारण है, मैं मेंस के दृष्टिकोण से जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कारण, अभी आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इतना ही बहुत है, समझ गए आप। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको भारत में विलय कर लिया गया, गोवा को और दमन द्वीप का, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक। आगे चलते हैं, देखो कब किया था, तो 19 दिसंबर 1961 में किया था, ये तथ्य आप थोड़ा ध्यान रख लेना। उसके बाद में देखो हम करते हैं डचों की बात, डच आते हैं भारत में। तो डचों की बात करने से पहले मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। अगले क्लास के अंदर हम डचों की बात करेंगे। अगर श्रृंखला पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बता देना। अगली क्लास से हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी, क्योंकि बीच में अनावश्यक बातें भी नहीं बोलेंगे, जिससे आपका टाइम बचे। और मुख्य तथ्य हैं उनको ऊपर, जो समझाने वाली बात है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बाकी आपको सीधे टू द पॉइंट बात करते हुए जल्दी से कवर कराने की कोशिश है, क्योंकि आप एसआई के एग्ज़ाम के अंदर अगर टाइम नहीं बचा है तो जल्दी ही इसको फोकस करके आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी।